Hello everyone, welcome to lecture 6 of complex analysis. In this lecture, we will discuss about some very important problems on analytic functions. These problems are very important for all competitive examination. So let's start the lecture. This is the first question. Check whether the following functions are analytic or not in the complex z-plane. 4 functions are given. तो 4 फंक्शंस गिवन है, हमें चेक करना है ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन में एनालिटिक है या नहीं है. सो लेट्स डू इट. सो फर्स्ट फंक्शन इज x माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर. तो हमें पता है z इक्वल टू क्या होता है x प्लस आयोटा वाई. तो x माइनस आयोटा वाई को क्या लिख सकते हैं z स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z. तो यहाँ पे था x माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर, उसके बदले लिख सकते हैं z स्टार होल स्क्वायर. नाउ लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किया था किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर अगर z स्टार प्रेजेंट होता है तो एनालिटिक नहीं हो सकता. इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंटेन्स z स्टार देन द फंक्शन विल नॉट बी एनालिटिक इन नेचर. तो जो फर्स्ट फंक्शन गिवन है उसके अंदर z स्टार प्रेजेंट है तो ये एनालिटिक नहीं हो सकता. So the first function is not analytic in nature since it contains z star. Next second function के बारे में डिस्कस करते हैं. सेकेंड फंक्शन है आयोटा z माइनस मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर. नाउ यहाँ पे देखिए जो मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं z इंटू जेड स्टार. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z इंटू जेड स्टार अगर हम करते हैं तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर आता है. इट्स अ वेरी वेल नोन रिलेशन. नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, द फंक्शन कंटेन्स z स्टार. फंक्शन के अंदर क्या प्रेजेंट है z स्टार प्रेजेंट है. एंड सिंस फंक्शन के अंदर z स्टार प्रेजेंट है तो ये फंक्शन भी एनालिटिक नहीं हो सकता. किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपको z स्टार दिख जाता है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए वो एनालिटिक नहीं है और कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है. जस्ट आपको ये z स्टार का प्रेजेंस आइडेंटिफाई करना है. z स्टार अगर दिख गया तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. इसके बारे में हमने डिटेल्स में लेक्चर 4 में डिस्कस किया था. ओके तो आगे बढ़ते हैं. थर्ड फंक्शन क्या है. थर्ड फंक्शन क्या गिवन है e टू द पावर z स्क्वायर. यहां पे अगर हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपेंशन यूज करते हैं तो e टू द पावर z स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ये स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है इसके बारे में हमने लेक्चर 2 में ऑलरेडी डिस्कस किया है. The important part is this function contains positive integer powers of z only. इस फंक्शन के सीरीज एक्सपेंशन में सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स प्रेजेंट हैं. एंड हमें ऑलरेडी डिस्कस किया है इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ z only then the function will be analytic in nature. किसी फंक्शन के अंदर अगर z के सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पावर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो एनालिटिक नेचर का होगा. सो द थर्ड फंक्शन विल बी एनालिटिक इन नेचर सिंस इट कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ z ओनली. इस थर्ड फंक्शन के अंदर सिर्फ z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं तो ये एनालिटिक नेचर का होगा. क्लियर है. नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन में प्रोसीड करते हैं. ये एनालिटिक है या नहीं है. फोर्थ फंक्शन इज z अपॉन e टू द पावर z माइनस 1. आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है ये f ऑफ z अपॉन g ऑफ z इस फॉर्मेट का है. हमने लेक्चर 4 में डिस्कस किया था जो फंक्शन f ऑफ z अपॉन g ऑफ z इस फॉर्मेट के होते हैं ये कुछ पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक होते हैं. तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा. तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इफ द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0.
ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होता अगर डिनोमिनेटर g ऑफ z 0 बनता है, बिकॉज g ऑफ z जब 0 बनेगा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक भी नहीं हो सकता। तो जब ये डिनोमिनेटर g ऑफ z 0 बनेगा तब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक भी नहीं हो सकता। तो द गिवन फंक्शन which is of this format will not be analytic if the denominator g of z equal to 0. Now इस क्वेश्चन में g of z क्या है? g of z है e to the power z minus 1। ये जब 0 बन जाएगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो इसको आप लिख सकते हो e to the power z is equal to 1 एंड 1 को एक्सपोनेंशियल टर्म में आप लिख सकते हैं e to the power iota इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहां पे जस्ट क्या किया गया है, 1 को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखा गया है। 1 इक्वल टू e to the power iota even multiple of pi. 2n is a even integer, e to the power iota even multiple of pi. ये रिजल्ट कहां से आया? दिस रिजल्ट बेसिकली कम्स फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला। ऑयलर्स फॉर्मूला क्या है? According to Euler's formula, we can write e to the power iota theta equal to cos theta plus iota sin theta. So, e to the power iota 2n pi will be equal to cos 2n pi plus iota sin 2n pi. Just यहाँ पे थीटा के बदले क्या रिप्लेस किया गया है? 2n pi. तो cos थीटा के बदले cos 2n pi, sin थीटा के बदले sin 2n pi. Now we know that cos 2n pi is equal to 1 and sin 2n pi will be equal to 0. So e to the power iota 2n pi will be equal to 1. तो इस तरीके से ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करके e to the power iota 2n pi का वैल्यू 1 आ जाएगा और यहां पर 1 के बदले ही e to the power iota 2n pi लिखा गया है। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा 1 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों लिखा गया? 1 को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करके आप z का वैल्यू बता सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सपोनेंशियल टर्म है, राइट हैंड साइड में अगर आप एक्सपोनेंशियल टर्म लिखते हैं तो कंपेयर करके z का वैल्यू बताना पॉसिबल होगा। सो अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, इफ यू कंपेयर बोथ साइड्स, तो z विल बी इक्वल टू iota 2n pi, where n is equal to 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो n के ये वैल्यूज अगर आप रिप्लेस करते हैं तो z विल बी इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा 2 पाई प्लस माइनस आयोटा 4 पाई एंड सो ऑन। एट दिस पॉइंट्स द डिनोमिनेटर g of z will become 0 and since the denominator becomes 0 the given function will not be analytic in nature. इन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर g ऑफ z 0 होगा और डिनोमिनेटर 0 होने की वजह से ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। सो द फाइनल आंसर इज द गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन विल बी एनालिटिक इन नेचर एक्सेप्ट दिस पॉइंट्स। गिवन फंक्शन एनालिटिक नेचर का होगा इन पॉइंट्स को छोड़ के। इन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 होने की वजह से फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा और सिंस फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, एनालिटिक भी नहीं होगा। सो दिस फंक्शन विल बी एनालिटिक इन द कॉम्प्लेक्स z प्लेन एक्सेप्ट दिस पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं जो कोई गिवन फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। हमने अभी तक 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, 4 अलग अलग फंक्शन के लिए एनालिटिसिटी चेक किया था। ये 4 एग्जाम्पल्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने 4 अलग अलग एग्जाम्पल डिस्कस किए सच दैट इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्लियर एवरीवन? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है?
find the values of the constants a and b such that the complex function, this one, is analytic in the entire finite complex plane. मतलब हमें एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है जिसके अंदर दो अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. अगर ये फंक्शन एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है तो इन अननोन कांस्टेंट a एंड b का वैल्यू क्या होगा? सो लेट्स कैलकुलेट इट. फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन द रियल पार्ट u इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ay स्क्वायर and the imaginary part v is bx square plus 2xy minus y square. तो जो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है उसके लिए रियल पार्ट u ये है एंड इमेजिनरी पार्ट v ये है. Since the given complex function is analytic in nature, therefore the real part u and imaginary part v will satisfy the Cauchy-Riemann equations. मतलब ये जो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है ये एनालिटिक नेचर का है, तो इस फंक्शन का जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट है वो कॉची-रीमान इक्वेशन मतलब CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो लेट्स अप्लाई कॉची-रीमान इक्वेशन. देखते हैं कॉची-रीमान इक्वेशन अप्लाई करने पे हमें A और B का वैल्यू पता चलता है कि नहीं चलता. लेक्चर 5 में हमने कॉची-रीमान इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था. So according to Cauchy-Riemann equations, del u del x equal to del v del y and del u del y equal to minus del v del x. If the complex function is analytic in nature, then the real part u and imaginary part v will satisfy these two equations. Function अगर analytic है तो उसका real part, imaginary part इन दो equation को satisfy करेगा और इन्हीं दो इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉची-रीमान इक्वेशंस और CR इक्वेशंस. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट CR इक्वेशन del u del x इक्वल टू del v del y. हमें u एंड v ऑलरेडी पता है तो हम ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो u इज दिस. इफ यू कैलकुलेट del u del x इट विल बी इक्वल टू 2x माइनस 2y. वी नो v. इफ यू कैलकुलेट del v del y इट विल बी इक्वल टू 2x माइनस 2y. तो हमने पहला CR इक्वेशन यूज किया. इसके अकॉर्डिंग del u del x del v del y सेम आना चाहिए और ये देखिए सेम आ भी रहा है. तो फर्स्ट CR इक्वेशन से हमें अननोन कांस्टेंट कैपिटल A और कैपिटल B के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है. तो सेकंड CR इक्वेशन यूज करते हैं. सेकंड CR इक्वेशन के अकॉर्डिंग del u del y इज इक्वल टू माइनस del v del x. सो u इज दिस वन. तो del u del y अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2ay एंड इमेजिनरी पार्ट v ये है. अगर आप माइनस del v del x कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा माइनस 2bx माइनस 2y. जस्ट हमने ये u और v का यूज करके ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए और इन दोनों को इक्वेट किया. तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा. ना हम क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ x और y का जो कोएफिशिएंट है उसको कंपेयर कर सकते हैं. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 2. राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 2b. तो अगर हम x का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं वहां से हमें क्या पता चल जाएगा? वहां से हमें b का वैल्यू पता चल जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट माइनस 2, राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट माइनस 2b. यहां से आप b का वैल्यू काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. b विल बी इक्वल टू 1. ओके. सिमिलरली अगर आप दोनों तरफ y का कोएफिशिएंट कंपेयर करें, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट ऑफ y इज 2a, ऑन द राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट ऑफ y इज माइनस 2. तो दोनों तरफ अगर आप y का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या आएगा. लेफ्ट हैंड साइड में y का कोएफिशिएंट 2a है, राइट हैंड साइड में y का कोएफिशिएंट है माइनस 2. यहां से आप काफी आसानी से a का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड a विल बी इक्वल टू माइनस 1. तो हमने सेकंड CR इक्वेशन अप्लाई किया और सेकंड CR इक्वेशन अप्लाई करने के बाद दोनों तरफ जब आपने x y का कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो आपको b एंड a का वैल्यू मिल गया. x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू मिलेगा, y का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा. तो इस तरीके से
हमें जो अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या मेथड अप्लाई किया, गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक इन नेचर, सो इट्स रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v विल सेटिस्फाई द कॉची-रीमान इक्वेशंस। गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक नेचर का है तो उसका रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बाय अप्लाइंग द कॉची-रीमान इक्वेशंस हमें अननोन कांस्टेंट कैपिटल ए कैपिटल बी का वैल्यू पता चल गया। सो द फाइनल आंसर इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कैपिटल ए इज -1 एंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कैपिटल बी इज 1। इस तरीके से कॉची-रीमान इक्वेशन या सीआर इक्वेशन यूज करके आप इन अननोन कांस्टेंट्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। This type of questions are also very important for every competitive examination. I think question and its solution is clear to everyone. I am proceeding further. Next एक different type का question discuss करते हैं। Question क्या है? Find the region in the complex Z plane in which the function this one is analytic in nature. तो हमें एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन किस रीजन में एनालिटिक है ये हमें कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द रीजन ऑफ एनालिटिसिटी ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन। फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन द रियल पार्ट u is equal to x minus y whole square and imaginary part v is 2 into x plus y। जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है उसके लिए रियल पार्ट u आएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट v आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ना यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो रियल पार्ट को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो रियल पार्ट यह है, इमेजिनरी पार्ट यह है। नाउ अगर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है तो रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इफ द function is analytic in nature, then the real part u and imaginary part v will satisfy the Cauchy-Riemann equations. So let's apply the Cauchy-Riemann equation. हमें पता है कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसका रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इन्हीं इक्वेशन को हम बोलते हैं Cauchy-Riemann इक्वेशंस और CR इक्वेशन। तो इन दो कंडीशंस को वन बाय वन गिवन फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट सीआर इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल यू डेल एक्स इक्वल टू डेल वी डेल वाई, यू वी पता है। अगर हम डेल यू डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं तो यह आएगा 2x माइनस 2y, डेल वी डेल वाई कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 2। ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो यहां से हमें रिलेशन मिलेगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। सेकेंड सीआर इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल यू डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स, इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते हैं तो आएगा 2y माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए दोनों सीआर इक्वेशन से जो कंडीशन हमें पता चल रहा है वो सेम ही है। इन दोनों से देखिए आप क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये दोनों सीआर इक्वेशन यूज करके हमें x और y के बीच में ये रिलेशन मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। दैट मीन्स द गिवन फंक्शन विल बी एनालिटिक इन नेचर इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज। कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन द कॉम्प्लेक्स z प्लेन जो पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उन पॉइंट्स पे ये गिवन फंक्शन एनालिटिक होगा। रिपीटिंग, इन द कॉम्प्लेक्स z प्लेन जिन पॉइंट्स पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उन पॉइंट्स के लिए कॉची-रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेंगे और कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब गिवन फंक्शन एनालिटिक होगा। सो द रीजन ऑफ एनालिटिसिटी of the given complex function will be x minus y equal to 1. The points which satisfy this condition will be the points at which the given function is analytic in nature. और हमें यही कैलकुलेट करना था,
गिवन फंक्शन किस रीजन में एनालिटिक है, तो जो पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उन पॉइंट्स पे गिवन फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आई थिंक ये सॉल्यूशन क्लियर है एवरीवन, कैसे हमने रीजन ऑफ एनालिटिसिटी कैलकुलेट किया। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू एनालिटिक फंक्शंस, एंड दिस क्वेश्चन is also very much important from examination point of view. Question क्या है? If u is equal to this one be the real part of a complex analytic function f of z, then find its imaginary part. f of z एक complex analytic function है, इसका real part u question में given है, imaginary part v calculate करना है। इसका opposite question भी हो सकता था। opposite question मतलब क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। एनालिटिक फंक्शन है, रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करो, या इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट कैलकुलेट करो। दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सेम है। क्या मेथड है? वी नो दैट द रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v of an analytic function satisfies Cauchy-Riemann equation. किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट Cauchy-Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यूजिंग CR इक्वेशन हम रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। तो लेट्स कैलकुलेट द इमेजिनरी पार्ट। तो क्वेश्चन में रियल पार्ट u गिवन था, तो हम u का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम डेल u डेल x कैलकुलेट करते हैं तो 3x स्क्वायर y, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 6xy, माइनस y क्यूब, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 0, 2x स्क्वायर, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में आएगा 4x, एंड माइनस 2y स्क्वायर, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में आएगा 0। तो डेल u डेल x विल बी 6xy प्लस 4x। नाउ गिवन फंक्शन एनालिटिक है, तो u v Cauchy-Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट Cauchy-Riemann इक्वेशन हम डेल u डेल x के बदले क्या रिप्लेस कर सकते हैं? डेल v डेल y। So del v del y will be equal to 6xy plus 4x. Now यहाँ पे दोनों तरफ अगर आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको v पता चल जाएगा और v आपको कैलकुलेट करना था। बट y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के टाइम पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब जब आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा और x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में है, तो जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे x वाले पार्ट को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा। ओके, तो लेट्स डू द इंटीग्रेशन। अगर हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट v विल बी इक्वल टू 3xy स्क्वायर प्लस 4xy। जो 6xy था इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 3xy स्क्वायर आ जाएगा, 4x इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 4xy। ध्यान रखिएगा x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया गया है। ओके, नाउ यहां पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको लिखा गया है फाई ऑफ x। ऐसा क्यों? यहां पे हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया था, तो ये हो सकता है जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो उसके अंदर भी x का प्रेजेंस हो, बिकॉज हमने x को क्या ट्रीट किया था? कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया था। तो ये भी हो सकता है जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर x का कोई टर्म प्रेजेंट हो। तो सिंस वी हैव कंसीडर्ड x एज ए कांस्टेंट ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन प्रोसेस, देयरफॉर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मे इंक्लूड टर्म्स व्हिच डिपेंड्स ऑन x। हमने x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया था, तो ये हो सकता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट के अंदर ऐसा कोई टर्म हो जो x पे डिपेंड कर जाए। तो ये पॉइंट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है
जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को क्यों x का फंक्शन लिखा गया। इसको x का फंक्शन इसलिए लिखा गया है बिकॉज इंटीग्रेशन करने के टाइम पे हमने x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया था। ओके, तो फर्स्ट सीआर इक्वेशन यूज करके हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन ये मिल गया। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फाई ऑफ एक्स हमें कहां से पता चलेगा। ये फाई ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड सीआर इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम सेकंड सीआर इक्वेशन का यूज करेंगे और वहां से फाई ऑफ एक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। सेकंड सीआर इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल यू डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स। ना क्वेश्चन में u गिवन था, इस u को यूज करके हम डेल यू डेल वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल यू डेल वाई आ जाएगा 3x² माइनस 3y² माइनस 4y। एंड फर्स्ट सीआर इक्वेशन यूज करके हमने v कैलकुलेट किया था। इस v को यूज करके आप माइनस डेल वी डेल एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस v को यूज करके अगर हम माइनस डेल वी डेल एक्स कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा माइनस 3y² माइनस 4y माइनस d5 dx। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये x का फंक्शन है, इसके अंदर y का कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा, ये x का फंक्शन है। तो सिंस दिस कांस्टेंट कंटेन्स x ओनली, तो जब आप डेल वी डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे उसको आप d5 dx लिख सकते हैं। सिंस फाई के अंदर y का कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। यहां पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिखा था, बिकॉज जो v है वो x y दोनों का फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, y को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो फाई है ये सिर्फ x का फंक्शन है, इसके अंदर तो y है ही नहीं। तो जब आप फाई का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो पार्शियल डेरिवेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, बस फाई के अंदर y का डिपेंडेंसी है ही नहीं, फाई सिर्फ x का फंक्शन है। इसीलिए यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लिखा गया है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिखा गया है d5 dx। तो माइनस dv dx विल बी इक्वल टू दिस। क्लियर है ये। और यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव ना लिख के ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्यों लिखा गया ये भी क्लियर है। नाउ आप नोटिस करो, लेफ्ट हैंड साइड माइनस 3y², राइट हैंड साइड माइनस 3y² कैंसिल कर जाए। लेफ्ट हैंड साइड माइनस 4y, राइट हैंड साइड माइनस 4y कैंसिल कर जाए। तो यहां से क्या पता चलेगा, 3x² इक्वल टू माइनस d5 dx। और यहां से हम फाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो लास्ट स्टेप में कुछ टर्म्स कैंसिल कर गए थे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और हमें क्या मिला था, 3x² इक्वल टू माइनस d5 dx। नाउ दोनों तरफ अगर आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको फाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता चलेगा, एंड फाई विल बी इक्वल टू माइनस x³ प्लस c। आप देख सकते हैं ये जो d5 है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई आ जाएगा, और माइनस 3x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस x³, और साथ में प्लस c लिखा गया है। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, c यहाँ पे xy का फंक्शन नहीं है, इट इज ए न्यूमेरिकल कांस्टेंट। c इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x एंड y, ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा, सम नंबर। तो इस तरीके से सेकंड कॉची-रीमान इक्वेशन यूज करके आप फाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ना ये जो फाई का एक्सप्रेशन है इसको यूज करके आप इमेजिनरी पार्ट v का फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। So the final expression for the imaginary part v of the given analytic function will be 3xy² plus 4xy minus x³ plus c, where c is a numerical constant. क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन गिवन होता है वहां से आप इस c का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को थोड़ा समराइज करते हैं। क्वेश्चन में एक एनालिटिक फंक्शन fz के बारे में बताया गया था। fz का रियल पार्ट गिवन था और इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना था। तो हमने यहाँ पे कॉची-रीमान इक्वेशन यूज करके रियल पार्ट से फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट किया। ओके, इसका ऑपोजिट क्वेश्चन भी हो सकता है।
इमेजिनरी पार्ट क्वेश्चन में गिवन है और रियल पार्ट कैलकुलेट करना है, तब भी हम कॉची रीमान इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने एनालिटिक फंक्शन एंड कॉची रीमान इक्वेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग 4 अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस किए, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन like NET, GATE, TFR, JEST and others also. So, I will end this lecture here. Thank you everyone for watching the video.